तो हेलो गाइस, माई सेल्फ एसएससीएन आप ही की तरह, एंड आई वांट टू टेल यू ऑल एस्पायरेंट्स दैट हम इस चैनल पे, यानी कि मैं इस चैनल पे जो परमार सर के 4 के नोट्स हैं वो यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वे में रिवाइज़ करवाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू परमार सर फॉर दीज नोट्स। एंड ये कोई भी पर्सनल किसी भी तरीके के उसके लिए नहीं है, रेवेन्यू के लिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से एंड जो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं हिंदी में चीज़ों को, बिकॉज परमार सर इंग्लिश यूज़ करते हैं, इसीलिए ओनली फॉर दीज, नोट ऑफ फॉर एनी रेवेन्यू सर्विसेज। सो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एंड तक वीडियो को अच्छे से देखें, फिर उसके बाद आप जज करें कि कैसा इसमें मैंने आपको पढ़ाया है, कैसा आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, और अगर उसमें भी कोई अगर इम्प्रूवमेंट करने की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप सजेशन ज़रूर देना। इट्स अ प्लेजर फॉर मी। ओके, एंड मैं आपको सब बता देना चाहता हूँ कि एसएससी में 2.0, 3.0 एंड ये जो 4.0 मैंने सभी नोट्सों को रीड किया हुआ है। एंड आई हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट एनसीईआरटीज, मैंने वो भी पढ़ी हुई है, एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी तब से। एंड एसएससी का एग्ज़ाम वैसे तो दिया नहीं है, बट हाँ मैं भी इस बार ट्राई कर रहा हूँ कि देने की सोचूं, तो मैंने सोचा इन नोट्सों को भी एक बार रीड कर लिया जाए। तो मैं आप लोगों के साथ में रीड कर रहा हूँ, तो आप एंड तक वीडियो में बने रहना। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना आगे, क्योंकि मैं एक डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा इस पर नोट्सों के रीज़न की। एंड हो सकता है आगे एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट कर दो। एंड बेस्ट अगर जो अच्छे क्वेश्चन आपको मैथ के प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, मैं सारे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। वो सब आपके रेस्पॉन्स के बेस पर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए पर थैंक्स टू परमार सर, एंड स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव कोशिका विज्ञान के मूल सिद्धांत। तो हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल इज़ ए फंडामेंटल एक तरीके से मैं बोलूँ, हिंदी में बताता हूँ चलो मैं आपको, कि कोशिका होती है वो क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक और मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई का मतलब है कि जो शरीर, हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो सबसे छोटी चीज़ है वो है कोशिका। कोशिका से हमारा शरीर मिलकर बना होता है, छोटे छोटे, बिकॉज जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो मिलकर टिश्यूज़ यानी ऊतकों का निर्माण करती है, और ऊतकों से ही फिर हमारे अंगों का निर्माण होता है जिनको बोलते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमको इन दी एंड नोट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है, और एक्सप्लेनेशन भी मैं जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे आपको लोगों को बताता रहूँगा। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं, यानी साइटोलॉजी ए प्रोसेस विच वी हैव रीड अबाउट सेल। किसके बारे में? कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटो यानी क्या होता है? कोशिका, और लॉजी यानी होता है अध्ययन। ठीक है, तो साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन। परिभाषा क्या है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई है। कौन कौन सी? संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई है। इसे जीवन के निर्माण के खंड के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जीवन का निर्माण इसी से होता है। तो देखो, सबसे पहले कोशिका है, उसके बाद उनसे ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे कौन कौन से? नर्वस सिस्टम हो गए, एंड नर्वस हो गया, और हार्ट का हो गया, और एक ये हमारा ये जो हम सांस लेते हैं वो हो गया श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ठीक है, और उसके बाद जीव तैयार होता है, मतलब एक जीव की ये इकाइयाँ होती हैं जो जिनसे जीव मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं कोशिका की खोज, डिस्कवरी किस किसने करी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो 1665 में करी थी, किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने की थी। और किस में करी थी? कॉर्क में, यानी मृत कोशिका की खोज करी थी कॉर्क में। किसने? रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल साइंस, यानी साइटोलॉजी के जनक, यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक। ठीक है, फिर जीवित कोशिका की किसने की? 1674 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की। किन्होंने की? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। और तालाब के पानी में की थी पहली बार। किसकी? जीवित कोशिका की। फिर आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो देखते हैं, 1838 में दिया। किन किन ने दिया? मैथियास लेडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिनमें ने क्या बताया कि सभी जीवित जीव होते हैं ना वो कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, फिर इनमें देखेंगे हम कि एक्सेप्शन क्या है। इसमें एक्सेप्शन है विषाणु। विषाणु कौन होते हैं? विषाणु यानी कि वायरस। वायरस क्या होते हैं?
तो क्या होते हैं कि कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीज़न है कि इनमें क्या है कि सेल जो फंडामेंटल्स होती है ना, उनका अभाव होता है, यानी कोशिकीय संरचना नहीं होती है। न तो इनमें जीव द्रव्य होता है, न ही प्रोटोप्लाज्म होता है, और न ही कोशिका अंगक होते हैं इनमें। ठीक है, ये केवल किसके बने होते हैं? केवल एक प्रोटीन आवरण में लिपटी हुई आनुवांशिक सामग्री डीएनए आरएनए से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इन्हें अर्धजीवित माना जाता है। अर्धजीवित कैसे? जैसे वायरस होता है वो ऐसे तो निष्क्रिय रहता है, डीएक्टिव, बट अगर जैसे अब जैसे हमारी बॉडी में आ गया, जैसे कोरोना को देखते हैं, तो कोरोना क्या है? वायरस था। तो हमारी बॉडी में आते ही वो रेप्लिकेट करने लग जाता है, और रेप्लिकेट करते करते वो असंख्य संख्याओं में फैल जाता है। तो और वायरस को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। वायरस इज़ ओनली कंट्रोलेबल। हम उसको वैक्सीन से क्या कर सकते हैं? उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। वो कभी मरता नहीं है वायरस, वो सिर्फ डीएक्टिवेट होता है। ध्यान रखें ये बात का। ठीक है, तो अर्धजीवित माना जाता है क्योंकि प्रजनन करने के लिए एक मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है। वही मैंने बताया कि मेजबान यानी कि एक जनक कोशिका चाहिए इसको। जनक यानी कि जैसे हमारी सेल्स है, वो तो क्या है? वो तो जीवित है, यानी कि, और ये जो वायरस होता है अर्धजीवित होता है। तो इसको चाहिए एक सेल दूसरी, क्या करने के लिए? रेप्लिकेट करने के लिए, यानी प्रजनन करने के लिए चाहिए। ठीक है, फिर 1855 में क्या है? रुडोल्फ विर्चो ने अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत ओमनिस सेलुला ए सेलुला प्रकाशित किया। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। किसका? कोशिकाओं का, है ना। किसने दिया था? 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। कौन सा सिद्धांत दिया? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि कोशिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कौन कौन से? कि देखो इसमें अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ध्यान रखेंगे सब। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा यानी बैक्टीरिया होता है, वो सबसे छोटी कोशिका सब में, सभी जीवों में। फिर हम मानव में देखते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है? अंडाणु होता है, जो कि क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, अंडाणु, मादा जनन कोशिका, उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है ना, वो कौन सी होती है? शुक्राणु होती है, जिसको बोलते हैं नर जनन कोशिका, शुक्राणु। ठीक है, फिर मानव शरीर में अब हम देखेंगे कि मानव शरीर में पुरुषों में सबसे छोटी आ गई, तो पुरुषों में सबसे बड़ी कौन सी होती है? पुरुषों में सबसे बड़ी, सबसे लंबी भी होती है, न्यूरॉन्स बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती है ना वो। और जो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका तो हमने देख लिया। अब मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका थी अंडाणु, यानी कि महिलाओं में सबसे बड़ी थी, तो महिलाओं की सबसे छोटी भी देख लेते हैं, कौन सी होती है? आरबीसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। फिर कोशिका के भाग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, पतली होती है, लोचदार यानी कि लचीली और लोचदार संरचना होती है इसकी। ठीक है, ये क्या होती है कि पशुओं में तो क्या होती है? बाहरी परत होती है ना, लेकिन जो पादप होती है ना, उसमें कोशिका भित्ति के नीचे होती है, क्योंकि पादपों में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, फिर इसके कार्य देख लेंगे हम कि इसके क्या क्या वर्क हैं, क्या क्या एक्शन है इसके। तो ये क्या करती है? कोशिका झिल्ली सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जैसे अंगरक्षक, है ना। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है, क्या? यानी कि एक मतलब सिस्टमेटिक उसको एक शेप देती है सेल को। कौन देता है? कोशिका झिल्ली, है ना। यह आंतरिक पदार्थों को धारण और संरक्षित करती है। ठीक है, आंतरिक पदार्थों को, जैसे कि आंतरिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं सेल के अंदर? काफ़ी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और झिल्ली के जैसे कोई कोशिका है, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और लाइसोसोम्स हो गए, एंड जो कोशिका द्रव्य होता है अंदर वो हो गया। ठीक है, तो इनको धारण करने का काम करती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यह पदार्थों के अंदर और बाहर जाने की गति को नियंत्रित करती है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में, यानी कि एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यानी कुछ ही चयनात्मक जो होते हैं ना, क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, उनको बाहर जाने देती है, अंदर आने देती है। ठीक है, वो बननी किसकी होती है? कोशिका झिल्ली 50% प्रोटीन एंड 50% लिपिड। अब लिपिड में भी दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? दो प्रकार के लिपिड होते हैं इसमें भी। कौन कौन सा? फास्फोलिपिड्स फर्स्ट एंड कोलेस्ट्रॉल सेकंड। ठीक है, याद रखेंगे। अब जैसे इसमें चित्र में बताया गया आप लोगों को कि इसमें प्रोटीन के बताया गया, भाई ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक, तो एक प्रोटीन जो 50% होता है ना, उसमें कौन कौन सा होता है? एक तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर लिपिड में देखो ग्लाइकोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। प्रोटीन में देखो इंट्रिगल प्रोटीन हो गया, चैनल प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। लिपिड बाइलेयर होती है, जिसमें ये बंधे होते हैं दोनों एक दूसरे से, चयनात्मक होते हैं ना, कि झिल्ली है एक तरीके की। ठीक है, फिर है लिपिड क्या होते हैं? कार्बनिक अणु है, पानी में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये होते हैं अध्रुवीय प्रकृति के। अध्रुवीय प्रकृति के तो गैर ध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होंगे।
कभी भी जल में घुलनशील नहीं होंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या होती है, लिपिड्स की क्या होती है, अध्रुवीय। ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, इनमें वसा और मोम शामिल है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कोशिका झिल्ली के पार संचलन, यानी कि कोशिका झिल्ली के किस तरीके से संचलन होता है ना पदार्थों का, उसको देखेंगे हम। तो इसमें दो चीज़ होती है, विसरण और परासरण। ठीक है, तो सबसे पहले विसरण देख लेते हैं। विसरण क्या होता है, विसरण होता है कि अणुओं की जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः, इसमें क्या है कि स्वतः जानते हैं, इसमें कोई झिल्ली का यूज़ नहीं होता है। तो है ना, जो अणु होते हैं ना वो क्या करते हैं, निम्न से उच्च से निम्न में जाते हैं। ठीक है, उच्च सांद्रता ये रही। तो इसमें देखो, चित्र में देखोगे आप तो डायग्राम में लिख रखा है बाह्य कोशिकीय तरल है और अंतःकोशिकीय तरल है। तो कम सांद्रता किधर है, अंतःकोशिकीय एक साइड, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गए, ये इनकी गति हो गई, इसको विसरण बोलेंगे। अब विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसों में होता है, फिर तरल में होता है, फिर ठोस में होता है। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे अगरबत्ती की महक का विसरण। ठीक है, अगरबत्ती की महक होती है, जैसे एक कमरा है उसमें अगरबत्ती हमने जला दी, तो अगरबत्ती की महक है वो धीरे धीरे कमरे से बाहर हॉल में भी आ जाएगी, धीरे धीरे बरामदा होता है वो आगे का, उसमें फैलती चल जाती है। तो यही है कि है ना, वो वहाँ पर जो कमरा होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम क्या होती है, हाई होती है, और जो बाहर का बरामदा है उसकी कितनी होती है, लो होती है। तो वो हाई से लो की ओर गति करती है। तो अब गैस, अगरबत्ती है वो गैसेस में जाती है ना, तो गैस सबसे ज़्यादा गैस करेगा, फिर तरल करेगा, फिर ठोस करेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं परासरण। परासरण देखो, परासरण सबसे अच्छा टॉपिक है, परासरण को देखते हैं एक बार, कि जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से संचलन। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये ना एक पारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है इसमें संचलन। तो कोशिका में परासरण के द्वारा जल अवशोषित करती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और ये संतुलन अवस्था तक चलता रहता है। यानी कि जब तक दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, सांद्रता बराबर नहीं हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। और वही, ठीक है, चलता रहेगा उसी तरीके से परासरण। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या चीज़ होती है, अब देखो हम देखते हैं हमारे घर में आरओ लगा होता है, तो वो क्या होता है, विपरीत परासरण सक्रिय परिवहन, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको, यानी कि विपरीत परासरण। तो अणुओं का कोशिका झिल्ली के पार निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर संचलन, निम्न से उच्च की ओर, ध्यान रखना ये बात। क्यों, क्योंकि विपरीत परासरण है, विसरण परासरण के विपरीत, उनमें उच्च से निम्न में जा रहा था, इसमें निम्न से उच्च में जाएगा। ठीक है, संचलन होता है। इसमें क्या है कि कोशिकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें सेल एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज उसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्या है कि इसमें जो विलय की जो सांद्रता होती है ना, और विलय की सांद्रता पर डिपेंड करता है। जैसे अब मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें देखो, इसमें देखते हैं कि जैसे ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में तो उच्च से परासरण में क्या हो रहा है कि एक साइड चले गया है ना। अब इसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं, विलियंस होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जिसमें ये घटना होती है। यानी कि कौन सा होता है, पहला आइसोटोनिक विलयन, यानी कि जिसको बोलते हैं समपरासरी, यानी कि इसमें कोशिका भी सामान्य रहेगी और इसका जो विलयन होगा, जल है कुछ भी है, वो सामान्य रहेगा, मतलब कोई कॉन्सेंट्रेशन बराबर है दोनों जगह। फिर होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब अल्प परासारी विलयन, यानी कि अल्प परासारी मतलब कम सांद्रता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि निम्न से उच्च की तरफ जाएगी। अब विलयन में क्या है, कम सांद्रता है, तो मतलब सेल में क्या होगी, सांद्रता उच्च होगी, तो क्या करेगा, पानी सेल में भर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। समझ गए आप। उसके बाद में फिर हम जाते हैं तीसरे पे, हाइपरटोनिक विलयन, यानी कि अति परासारी विलयन। अति परासारी मतलब क्या होता है, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी अधिक सांद्रता। सांद्रता अगर विलयन में अधिक है तो क्या होगा, कोशिका क्या होगी, कम सांद्रता की होगी, तो कोशिका में से जो कोशिका के अंदर जो भी विलय होगा पदार्थ, वो क्या आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। तो विलय की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, तो कोशिका सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, आपके लोगों की समझ में आ गया होगा, ये चीज़ इसमें समझाई गई है। अब मैं इसमें आपको लास्ट को बता देता हूँ कि विलय और विलायक का क्या सीन रहता है इसमें। समपरासरी में तो दोनों बराबर होते हैं। अब देखो अल्प परासरी था, उसमें क्या था कि विलय विलय मतलब कोशिका फूल गई थी, तो कोशिका क्या है, विलय है। विलय यानी कि जो हम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है थोड़ी इंग्लिश में, नहीं विलय ही मान लो, चलो विलय, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको। विलय और विलायक है, तो विलय है वो क्या हो गया, विलय कम, विलय की मात्रा क्या हो जाती है इसमें कम, और विलायक क्या हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, फिर ऐसे अति परासरी में देखेंगे विलय ज़्यादा और विलायक कम। ठीक है, फिर उसके बाद है स्फीति दाब, कोशिका के विस्तार और व्यापक वृद्धि का कारण बनता है। स्फीति दाब
क्या होता है, कोशिका के विस्तार और व्यापक वृद्धि का कारण बनता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो परासरण की जो रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया होती है ना, वो किससे होती है, मैंने आपको ऊपर बताया था। देखो इसमें क्या है, कोशिकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, स्फीति दाब लग रहा है, एक ऊर्जा है, ठीक है। अब आती है कोशिका भित्ति, क्या होती है, मैंने पहले बताया पादपों में होती है, लेकिन पादप के साथ साथ पता है किस में होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, कवक में भी होती है, और शैवाल में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति एक जीवित संरचना नहीं होती है, ये क्या है, सिर्फ एक आवरण है ना। तो कोशिका भित्ति क्या है, अणुओं के मुक्त आवागमन की अनुमति भी नहीं देती है, कोशिका झिल्ली देती है, चयनात्मक पारगमन झिल्ली होती है ना, वो देती है। ये कोशिका को क्या करती है, कठोरता और आकार प्रदान करती है, और संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा भी प्रदान करती है। किसको, पादप, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल में पाई जाती है उनको, है ना। अब देखो बैक्टीरिया में किस रूप में पाई जाती है, पैक्टिन और पेप्टिडोग्लाइकेन इस रूप में कोशिका भित्ति पाई जाती है बैक्टीरिया में, कवक में काइटिन के रूप में, पादप में सेल्यूलोज के रूप में, और शैवाल में सेल्यूलोज और पैक्टिन के रूप में, ठीक है, याद रखना इसको। फिर आ गया कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, तरल पदार्थ होता है जो कोशिका में भरा होता है। देखो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा एक तरल पदार्थ है, साइटोप्लाज्म है जो, है ना। ये क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक आवरण के बीच स्थित होता है। प्लाज्मा झिल्ली यानी कि जो बाहरी झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और किसके अंदर, केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण दिख रहा होगा आपको, न्यूक्लियस, इसके बीच में जो ये नीला नीला भरा हुआ है ना स्काई ब्लू कलर में, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। साइटोसोल क्या होता है, फिर साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल है जलीय पानी आधारित तरल भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल, जो इसमें लिक्विड है वो, ठीक है। कोशिका द्रव्य का ही भाग है साइटोसोल भी। और कोशिका द्रव्य अंतर्वेशन निर्जीव घटक है, जो क्या होता है, क्या होता है, जो वर्णक पोषक तत्व आदि होते हैं ना इसमें जो उपस्थित, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य अंतर्वेशन, ठीक है। फिर आ गया नाभिक। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। अभी देखो न्यूक्लियस ये रहा, केंद्रक आवरण है जो। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। यह विभिन्न कोशिका अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। खोज किसने, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सब लोग, ये तो सब ज़्यादातर सबको पता होगा, ठीक है। फिर है केंद्रक। कोशिका में केंद्र में, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है केंद्रक, ठीक है। कोशिका के केंद्र में पाया जाता है केंद्रक। एक यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ा अंग दोहरी झिल्ली वाला होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक एक दोहरी परत वाली केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। देखो दोहरी झिल्ली दिख रही है आपको, जो डबल लाइनिंग की है, इससे घिरा हुआ है पूरा केंद्रक, और इसमें क्या है कि ये कोशिका द्रव्य से अलग कर रही है, क्योंकि जो नीला नीला भाग है ना वो कोशिका द्रव्य है, तो उससे अलग कर रही है इसको दोहरी परत की झिल्ली से। अब देखो दोहरी परत की झिल्ली में भी बीच बीच में गैप्स है, तो क्या है, बीच ये है ना, जो पदार्थ होते हैं ना इसके अंदर, केंद्रक के अंदर, इनको आवागमन की अनुमति के लिए है। तो इसमें देखो लास्ट पॉइंट भी यही है कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन की गति को अनुमति देता है, ठीक है। अब देखो इसमें है ना, केंद्रक में देखेंगे कि केंद्रक आवरण है। अब ये जो तंतु है ना अंदर, ये क्रोमेटिन बोलते हैं इसको, है ना। केंद्रक द्रव्य है और क्रोमेटिन सामग्री है। और ये जो अंतर्द्रव्य जालिकाएं होती है ना, ये है, और राइबोसोम होते हैं, इन पे खुदरे और चिकनी होती है, और राइबोसोम्स होते हैं, वो आगे बताऊंगा जब आएगा ना तब। अब देखो ये जीव द्रव्य का है कि भाई देखो ये कोशिका झिल्ली है, क्योंकि ये पादप, वो कोशिका भित्ति नहीं है क्योंकि जंतु कोशिका का है उदाहरण, ठीक है। इसमें देखो कोशिका अंगक है ये देखो इसने ले रखा है ना कोशिका अंगक 3-4, ये कोशिका के अंग है, और कोशिका द्रव अंदर भरा हुआ है, और जो तीनों पार्ट्स है ना इनको मिला के बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। और केंद्रक इसमें है, और साइड में वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्य जालिकाएं। केंद्रक है और जीव द्रव्य है, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला के जीव द्रव्य बोला जाता है। तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ होता है, और यह न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट जैसे जैव अणुओं से बना होता है, ठीक है, ठीक है। फिर आ गया केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में आ गया, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रक के अंदर का पार्ट, ठीक है। केंद्रक के अंदर जो भरा रहता है ना उसको बोलते हैं। तो केंद्रिका है, केंद्रीय झिल्ली होती है बाहर की, ठीक है। फिर इसके पार्ट्स देख लेता हूँ एक बार। फिर केंद्रक छिद्र है, आप देखो छिद्र है वो पदार्थ का आवागमन की गति को लिए हैं। केंद्रक द्रव्य है अंदर भरा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन सामग्री तंतु हैं जो, और क्रोमेटिन है जो ये गुच्छे बन रहे हैं ना कुंडली के, वो, ठीक है। अब देखो जीव द्रव्य का एक प्रकार होता है केंद्रक द्रव्य, है ना। 1839 में पुरकिंजे द्वारा दिया गया शब्द है। गाढ़े और तरल पदार्थ से बना होता है। इसमें डीएनए से बड़े क्रोमेटिन धागे, ये रहे देखो क्रोमेटिन धागे दिख रहे हैं ना, वो है। फिर जो आमतौर पर यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में, ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक में। फिर है प्रमुख घटक कौन कौन से इसके, पहला है केंद्रिका। केंद्रिका कौन सा है, एक स्पष्ट झिल्ली रहित संरचना है जो राइबोसोम के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है।
एक स्पष्ट झिल्ली रहित क्या है, एक स्पष्ट झिल्ली रहित है वो है राइबोसोम होते हैं, जो क्या है झिल्ली रहित संरचना जो राइबोसोम के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। केंद्रिका, केंद्रिका कहाँ पे, इसमें न्यूक्लियोलस जो लाल लाल दिख रही है वो। फिर एक क्रोमेटिन सामग्री इसमें है, देखो क्रोमेटिन सामग्री कौन सी है, जो आपको कुंडली की जैसे दिख रही है ना कॉर्नर में, वो ये क्या होती है, डीएनए और प्रोटीन, यानी मुख्य प्रोटीन का भी कौन सा पार्ट होता है, हिस्टोन होता है प्रोटीन के अंदर, अमीनो एसिड्स का, तो उसके एक जटिल मिश्रण होता है ये कौन, क्रोमेटिन सामग्री। और रूप क्या क्या है, अब इस दो प्रकार का होता है क्रोमेटिन में भी रूप, कौन कौन से, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है, ढीले रंग से पैक, प्रतिलेखन के रूप में सक्रिय, ढीले रंग से होते हैं प्रतिलेखन के रूप में सक्रिय। और हेटेरो क्या होता है, मजबूती से होते हैं और प्रतिलेखन के निष्क्रिय हो गए, क्योंकि अगर जैसे कोई संरचना है वो अगर जैसे मजबूती से पैक हो गई तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी, रेप्लिकेट यानी कि खुल नहीं पाएगी वो, जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन होता है ना वैसे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम गुणसूत्र पे। गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं, धागे जैसी संरचना होती है, डीएनए और जीन होते हैं, ठीक है। कोशिका से कोशिका तक आनुवांशिक जानकारी ले जाते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में स्टोन होता है, अभी ऊपर पढ़ा हमने। फिर मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र में 2 जोड़े होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं टोटल, ठीक है। मतलब दो गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है ना। फिर 22 जोड़े तो ऑटोसोमल का होता है, एक जोड़ा क्या होता है, लैंगिक जोड़ा, महिला में XX होगा और पुरुष में XY होगा, ठीक है। अब आ गया डीएनए, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिक जानकारी ले जाता है डीएनए, है ना। जीन होता है, जीन में क्या होता है, डीएनए के कार्यात्मक खंड होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। कि जैसे किसी का जीन सिमिलर है तो उसकी जनक कोशिका यानी कि उसके फादर से उसमें आया जीन, तो वो क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसके जैसी सिम्टम्स लेके आ रहा है, तो वो जीन हो गया। खोज किसने की डीएनए की, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, ठीक है। फिर उसके बाद में दोहरी कुंडलीय संरचना किसकी है, डीएनए की है, जो किसने दी है, वॉटसन और क्रिक ने दी है 1953 में। कोशिका के प्रकार देखेंगे हम, 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब मैं आपको बताता हूँ यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक होती है वो 1 से 10 माइक्रो एम्पियर है, ध्यान रखना माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होती है ये क्या होती है, 10 से और 100 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रोमीटर, सॉरी एम्पियर नहीं मीटर है, सॉरी 1 से 10 माइक्रोमीटर और 10 से 100 माइक्रोमीटर, है ना। फिर प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है, केंद्रक के अंदर वाला पार्ट होता है केंद्रिका, वो भी अनुपस्थित, जब केंद्रक की अनुपस्थित तो केंद्रिका भी अनुपस्थित। यूकैरियोटिक में दोनों उपस्थित होते हैं। कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, कोई कोशिका अंग नहीं होता है इसमें। और ये अब कोशिका अंग किस में नहीं थे, याद करो, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा विषाणु यानी वायरस में नहीं होते थे, ठीक है। और इसमें जो यूकैरियोटिक है उसमें कोशिका अंगक उपस्थित है, ठीक है, यूकैरियोटिक में, है ना। फिर एक गुणसूत्र 1 होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में 1 से अधिक होते हैं। अब देखो इसमें आ गया जीवाणु आ गया उदाहरण के लिए प्रोकैरियोटिक का, साइनोबैक्टीरिया आ गया और माइकोप्लाज्मा आ गया। और यूकैरियोटिक में पादप और जंतु कोशिका आ गई, ठीक है। दोनों में समान क्या क्या है, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। एक होता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या होता है, जीवाणु कोशिका में झिल्ली रहित नाभिकीय क्षेत्र होता है जीवाणु कोशिका में, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, है ना। कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। जीवाणु कोशिका तो प्रोकैरियोटिक ही है ना, एग्जाम्पल देखो। अब क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूकैरियोटिक का दिया हुआ है, तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि इसको हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्र की और यूकैरियोटिक को बोलते हैं ससीम केंद्र की, है ना। क्योंकि इसमें केंद्रक होता है इसलिए ससीम हो गया और इसमें केंद्रक नहीं होता है इसलिए असीम हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो तो जो प्रोकैरियोटिक है इसमें देखो कोशिका द्रव्य है, राइबोसोम है ना, और कोशिका झिल्ली भी है इसमें, प्लाज्मा झिल्ली जिसको बोलते हैं ना, बट इसमें बाकी चीज़ें नहीं है और 3 सिमिलर होती है इनमें, है ना। फिर इसमें देखो न्यूक्लियोइड है, जो बताया था इन्होंने क्या न्यूक्लियोइड जैसी होती है कुछ चीज़ इसमें है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, ऊपर देखो जीवाणु कोशिका में झिल्ली रहित नाभिकीय क्षेत्र, झिल्ली रहित नाभिकीय क्षेत्र है, ठीक है। फिर एक कैप्सूल है इसमें, पिलस है रोम का, ठीक है, और कशाभिका है। कशाभिका के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, ठीक है। कोशिका भित्ति होती है। अब इसमें देखो ये कौन सी है, यूकैरियोटिक, ये किसमें होती है, पादप और जंतु कोशिका होती है। इसमें देखो केंद्रक होता है एंड अंतःद्रव्य जालिकाएँ होती है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली होती है, गोल्जी उपकरण होता है, सूत्रकणिक यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, डीएनए, कोशिका झिल्ली सब होते हैं इसमें, है ना। तो क्या है कि 3 चीज़ कॉमन होती है, क्या क्या होती है, राइबोसोम कॉमन होता है, कोशिका द्रव्य कॉमन होता है और प्लाज्मा झिल्ली कॉमन होती है। क्वेश्चन बन सकता है, इस पर बना हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखना।
फिर आ गया जीवाणु कशाभिका, जो अभी हमने पढ़ा, पूंछ जैसी संरचना है वो, तो इसको देखेंगे। कशाभिका सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाएं होती है जो कोशिका की गतिशीलता में सहायक होती है। ये रही देखो, कशाभिका दिख गया आपको चित्र में, ठीक है। तो ये क्या होती है, पूंछ जैसी संरचना होती है। उसके अलावा गतिशीलता में सहायक होती है। एक सर्पिल संरचना है, फ्लैगेटिन प्रोटीन से बनी होती है, फ्लैगेटिन से, ठीक है। और जो ऊपर बना हुआ था प्रोकैरियोटिक से ऊपर, वो हिस्टोन का था, ठीक है। फिर उसके बाद में कशाभिका की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आधारी शरीर, हुक और तंतु। तो देखो सबसे ऊपर है, नीचे है आधारी शरीर, देखो ये नीचे आधारी शरीर है, फिर ये हुक है, और ये क्या है, तंतु, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में चलते हैं हम। अब इसमें आधारी शरीर के बारे में पढ़ेंगे। जो बॉटम का पार्ट है ना, मोटर है जो, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर हुक है, बीच का पार्ट, वो क्या है, यह तंतु के आधार पर स्थित एक अपेक्षाकृत चौड़ा चित्र है। और जो लास्ट का है तंतु ऊपर का, कशाभिका जिसको बोलते हैं, यह हुक से निकलने वाली पतली बालों जैसी संरचना होती है। कोशिका के अंग देखेंगे, यानी कोशिकांग कितने कौन कौन से होते हैं, कोशिका के अंग। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, कॉलिकर ने 1857 में करी थी। लंबाई है 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सूत्रकणिका ने माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, सबसे पहले देखेंगे खोजकर्ता, यानी कि इनकी जो खोज किसने की, तो कॉलिकर ने 1857 में की थी। लंबाई क्या है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है, यानी और 10 की घात -6 होता है माइक्रोमीटर में, आपको सबको पता ही होगा। व्यास में 0.1 से 0.6 माइक्रोमीटर तक होता है। इस सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया में शामिल होता है। यानी कोशिका जब सेल की डेथ हो जाती है, कैसे, जब लाइसोसोम फट जाते हैं तो सेल को बचाया जाता है, उस तरीके से। अब बताऊंगा लाइसोसोम में आएगा तब। फिर उसके बाद में कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं इसको, और एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं जिसको। संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, एटीपी है वो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी संरचना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो थोड़ा कि हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रिस्टी है, ये है, वो है, ठीक है। सॉसेस के आकार का होता है, 2 झिल्लियाँ होती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली होती है वो प्रकृति में छिद्रपूर्ण होती है, और आंतरिक झिल्ली क्या होती है, एटीपी संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है, आंतरिक वाली। देखो बाहरी है और आंतरिक दिख रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में सूत्रकणिका का डीएनए और अपना डीएनए खुद का राइबोसोम होता है, और आकार सॉसेस जैसा होता है। राइबोसोम में आ गए, राइबोसोम क्या होती है, झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बहुत ज़्यादा मस्ट है ये। और खोजकर्ता इसके हैं जॉर्ज ई पालाडे 1955, ठीक है। फिर है अंतः प्रदव्य जालिका, है ना, इसका याद रखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, इसमें से क्वेश्चंस आए भी हैं। और फिर है इसकी क्या होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। देखो थैली जैसा दिख रहा है आपको, है ना। एक तरफ तो कोशिका झिल्ली होती है इसके, और एक तरफ क्या होती है, दूसरी तरफ इसकी केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, दोनों साइड। फिर है अंतःप्रदव्य जालिका कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच परिवहन के रूप में कार्य करती है। परिवहन के रूप में कार्य करती है, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में, ठीक है। ये जहर, अब इसका मेन जो कार्य है ना, वो पता है क्या है, इसका मेन वर्क वो है कि जैसे कोई भी पॉइज़न हमारे बॉडी ने लिया, तो उस पॉइज़न को क्या करती है, पॉइज़न को अनइफेक्टिव बनाती है, ठीक है। उसका काम है इसका, जहर और दवाओं से विषमुक्त करने का काम है ना, विषयुक्त होती है ना उनको। और ये इसमें क्या यूज़ आता है, यकृत में जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका होती है ना, साइटोक्रोम P450 एंजाइम के माध्यम से करती है ये, ठीक है। प्रकार क्या होता है, लंबी नलिका है, पुट्टिका और सिस्टर्नी, 3 प्रकार होता है। अब देख लो इसमें केंद्रक छिद्र होते हैं, केंद्रक आवरण दे रखा है, चिकनी इधर वाली है और खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका इधर वाली है, सिस्टर्न है। और राइबोसोम्स, ये जो खुदरी पर जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे पॉइंट्स, ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका देखेंगे। पहले खुदरी का क्या काम होता है, इसकी विशेषता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और चिकनी में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति होती है, ध्यान रखना। तो लिपिड और वसा का संश्लेषण होता है इससे, राइबोसोम का नहीं होता क्योंकि राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। फिर आगे गोल्जी का है। गोल्जी का क्या होता है, खोज करता है कैमिलो गोल्जी 1898, ठीक है। इसमें पुट्टिका है, सिस्टर्नी और रसदानियाँ होती है। रसदानियाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। 2 स्पष्ट चेहरे पक्ष होते हैं। पहला है सिस वाला दिख रहा होगा आप लोगों को ऊपर का, जो किसके आकार का है, जो उत्तल के आकार का होता है, मतलब केंद्र की ओर होता है ये, है ना।
और इसमें प्राप्त करने का वाला पक्ष होता है। ट्रांसफेस नीचे वाला है, नीचे वाला जो कैसा दिख रहा है, थोड़ा हल्का हल्का एक लीनियर है थोड़ा सा, बट होता अवतल जैसा है। इसमें क्या है, कोशिका झिल्ली की ओर होता है, ठीक है, परिपक्व भोजन वाला पक्ष होता है, ठीक है। फिर हम जाएंगे कार्य क्या होते हैं किसके, गोल्जिका के, वो देखेंगे। प्रोटीन और लिपिड के पैकेजिंग तथा प्रेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इसे कोशिका का डाकघर भी कहा जाता है, ठीक है, डाकघर कहा जाता है इसको कोशिका का। और सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल होता है। सरल से जटिल बनाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसका नाम है गोल्जिका है। गोल्जिका यानी गोल है, गोल है, इससे कैसे याद करेंगे, गोल है तो मतलब गोल क्या करेगा, घोल बना देगा, यानी शर्करा का। सरल से जटिल यानी कि घोल क्या होता है, सरल से जटिल ही तो बनता है, उस तरीके से। लाइसोसोम का निर्माण करता है ये, ठीक है। कोशिका का क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। फिर वो लाइसोसोम आ गया, आत्मघाती थैली बोलते हैं। लाइसोसोम पाचक एंजाइम यानी खुदरी अंतः प्रदवी जालिका में निर्मित से भरे होते हैं। कोशिका के अपशिष्ट निपटान तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। कोशिकाएं जब क्षतिग्रस्त हो जाती है ना, तो क्या करते हैं, लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, क्या क्या करता है, फट जाते हैं जब, तो एंजाइम क्या करता है, कोशिका को पचा लेता है, ठीक है। फिर लाइसोसोम क्या होता है, झिल्ली और एंजाइम प्रोटीन दोनों दिख रहा होगा 2D और 3D में आपको, है ना। फिर आती है रसधानी। रसधानी क्या टॉपिक है, झिल्ली से घिरी हुई ठोस या तरल पदार्थों से भरी थैली जैसी संरचना होती है रसधानी, ठीक है। दिख रही है ना, छोटी सी बूंद, पानी की बूंद टाइप की, वो ये बड़ी सुस्पष्ट होती है और कोशिका के आयतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 50 से 90% गिरती है कोशिका का। इसमें रस का भंडारण करती है, कोशिका की स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं में रसधानियों को आमतौर पर स्थायी, बड़ी और केंद्रीय संरचनाएं माना जाता है, ठीक है। फिर जंतुओं में देखेंगे, जंतुओं में कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी संख्या में अधिक और अक्सर अस्थायी होती है, ठीक है, जंतुओं में, है ना। यह ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का भंडारण करती है, याद रखना। फिर है अपशिष्ट उत्पादों को अस्थायी रूप से रिक्तिकाओं में संग्रहित किया जाता है। किसमें, रिक्तिकाओं में। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अपशिष्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, काम के तो होते नहीं हैं, तो क्या करते हैं कि जो उन पैनक्रियाज में चल जाते हैं, वो तो रिक्तिकाओं में संग्रहित हो जाते हैं जाके, फिर उनका कोई काम होता नहीं है, इसलिए। फिर आ गया पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम क्या होता है, बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से वसीय अम्ल की बहुत लंबी श्रृंखला को तोड़ता है, कौन, पैरोक्सिसोम, ठीक है। इसे ऑक्सीडेटिव एंजाइम जैसे कैटालेज होते हैं, जो हानिकारक हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन बदल देते हैं। किसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, H2O2 को किस में बदल देगा, ये ऑक्सीजन में बदल देगा, पानी और H2O + O2 में, ठीक है। और यह क्या करता है, मुक्त कणों के सफाई कर्मी के रूप में कार्य करता है ना, जो कोशिका को विषमुक्त करने में मदद करता है, ठीक है। फिर आ गया लवक। प्लास्टिड्स होते हैं जो, है ना, इसको देखेंगे। लवक क्या है, पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, पादप में होते हैं सिर्फ, और जंतु में नहीं होते हैं। और DNA और राइबोसोम होता है इनमें ना, इनका खुद का। फिर आते हैं प्लास्टिड्स के प्रकार। क्या प्रकार होते हैं, तो हरित लवक होता है पहला। हरित लवक आपको जानते होंगे ज़्यादातर कि क्लोरोप्लास्ट हरे लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक है। इसमें क्या होता है कि जैंथोफिल और कैरोटीन जैसे पीले और नारंगी वर्णक भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल अणुओं में मैग्नीशियम है, Mg+2 होता है, जो भोजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को ग्रहण करने में आवश्यक होता है। कैसे, इसमें क्या होता है, जैंथोफिल और कैरोटीन होते हैं, जैसे पीले और नारंगी वर्णक भी पाए जाते हैं, पीले और नारंगी, जैंथोफिल से पीले, कैरोटीन नारंगी। क्लोरोफिल में क्या होता है, Mg2+ होता है, भोजन निर्माण यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उससे भोजन का निर्माण होता है। उसके दौरान जो सूर्य की जो रोशनी आती है ना, सनलाइट, उसको क्या करते हैं, ग्रहण करने के लिए आवश्यक होता है क्या, Mg2+, है ना। वर्णी लवक क्या होते हैं, वर्णी लवक जिसके कारण रंग आता है कोशिकाओं में, जैसे कि टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण आता है, और मिर्च में कैप्सेंथिन के कारण होता है, ठीक है। एंथोसाइनिन क्या होता है, देखेंगे, फलों और सब्जियों के रंगों के लिए जिम्मेदार रंजक है, फलों और सब्जियों के लिए, है ना। यह मुख्य रूप से लाल, बैंगनी और नीले, और पीले के लिए जैंथोफिल, पौधों में पीले रंग का जिम्मेदार है, ठीक है। फिर होता है अवर्णी, जिसमें कोई रंग का तो कोई रंग ही नहीं है, मतलब मुख्य रूप से भंडारण के काम आते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का करेगा। एलुरोप्लास्ट होता है, या जिसको बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, वो किसका करता है, प्रोटीन का। और तीसरा होता है इलायोप्लास्ट, ये वसा का करेगा, ठीक है। फिर आ गया कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, इसमें क्या होती है, एक जनक कोशिका होती है,
दो अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ये ध्यान रखना है, विभाजित होती है इसमें, ठीक है। विभाजन का कारण क्या है, जब जीव बढ़ता है, जीव की वृद्धि होती है तब, या फिर पुरानी और मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए नई कोशिका बनाते हैं, या फिर युग्मक निर्माण के लिए। युग्मक यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो देखेंगे सबसे पहले समसूत्री। समसूत्री में क्या होता है, ये तो आपको एक छोटा सा बताया गया है किस तरीके से होता है, पर मैं इसको नीचे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों के। देखो यहाँ पहले यहाँ से देख लो थोड़ा कि इसमें क्या होता है कि समसूत्री में तो क्या होता है, दो कोशिकाएं बनती है। जैसे ये आया जनक कोशिका है, इसका दो में विभाजित हो गया, तो ये क्या हो गया, इसमें दो ही बनेंगे, दो गुणसूत्र। लेकिन जो अर्धसूत्री है, पहले वो दो गुणसूत्र बनाएगा, फिर दोबारा रेप्लिकेट होगा और फिर चार अर्धसूत्री विभाजन में बने, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अपन, ये तो समसूत्री विभाजन है। ऊपर ही ऊपर जनक कोशिका होती है, उसकी अवस्था होती है अंतरा अवस्था, ठीक है। फिर उसके बाद में पहली आती है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में समसूत्री विभाजन में सबसे पहले समसूत्री देख लो, ये होता है अलैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन किन में होता है, मानवों में होता है, ध्यान रखना, किन में, मानवों में, जंतुओं में मतलब, ठीक है। तो पूर्वावस्था आती है, फिर मध्यावस्था में गुणसूत्र आपस में आ गए, फिर उसके बाद पश्चावस्था आ गई, गुणसूत्रों का एक एक पार्ट टूट गया, टूटने के बाद अंत्यावस्था आ गई, अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के बाद दो कोशिकाएं बना ली, यानी दो संतति बना ली, कोशिका द्रव्य विभाजन लास्ट वाली होती है। फिर आ गया अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, ये होता है विषाणुओं में, लैंगिक प्रजनन है, ये ध्यान रखना। पहले आ गई पूर्वावस्था, वही अंतरावस्था जनक कोशिका, फिर आ गई पूर्वावस्था में गुणसूत्र आ गए, फिर उसके बाद में मध्यावस्था फर्स्ट, उसमें क्या हुआ, गुणसूत्रों का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। डिवीज़न के बाद पश्चावस्था में दोनों पास में आ गए और अलग अलग, अंत्यावस्था फर्स्ट में दोनों अलग अलग हो गए और कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट हुआ, उसमें दो संतति बन गई। फिर अब अर्धसूत्री है तो इसमें दोबारा होता है, फिर इसमें दोबारा होने के बाद दो संतति, फिर दोबारा पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड, अंत्यावस्था सेकंड में वही पास में आके दो अलग अलग गुणसूत्र अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद दो और दो चार संतति बनाती है, तो एक से चार बनी है इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड में, तो इसीलिए ये क्या है, वायरस इसमें ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसके डिफरेंसेस देख लेंगे एक बार। इसमें सूत्री विभाजन देखेंगे, इसमें क्या होता है, कायिक कोशिका यानी शरीर की कोशिकाओं में होता है, ठीक है। और अर्धसूत्री किसमें होता है, जनन कोशिका, प्रजनन में होता है अर्धसूत्री, ठीक है। और सूत्री में देखेंगे यानी समसूत्री में केवल एक बार विभाजित होती है और अर्धसूत्री में दो बार होती है। इसमें दो संतति होती है, इसमें चार होती है। इसमें 2n में जाती है जनक कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या, इसमें n में होती है, जनक कोशिकाओं के आधे गुणसूत्रों की संख्या रहती है, ठीक है। फिर कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से एक दूसरे और जनन कोशिका के समान होती है, किसमें, सूत्री में। और इसमें अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री की ज़्यादा बन जाती है ना, तो एक दूसरे की जनन कोशिका से भिन्न होती है, ठीक है। और जो अलैंगिक है प्रजनन के लिए होता है कौन सी, समसूत्री, वृद्धि, मरम्मत, अलैंगिक प्रजनन। और ये क्या होता है, युग्मकों के निर्माण के लिए, अंडे और शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ज़्यादातर रिप्रोडक्शन में जो होता है ना, वो अर्धसूत्री का होता है, ठीक है। फिर होते हैं कोई भी आनुवंशिक भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि जनक के जैसे बनेगा तो आनुवंशिक भिन्नता होगी कैसे, जेनेटिक्स वही आएंगे ना। और जो होती है ना अर्धसूत्री, उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो स्वतंत्र अवयवन के कारण क्या होता है, जो कि मटर के पौधे में लगता है, मेंडल ने यूज़ किया था, तो उसके हिसाब से आनुवंशिक भिन्नता होती है, ठीक है। फिर जो अर्ध समसूत्री विभाजन, अगर ये ख़राब हो गया तो इसकी खराबी से कैंसर हो सकता है, यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो सकता है। और जो अर्धसूत्री में खराबी से आनुवंशिक विकार होते हैं कौन कौन से, जैसे डाउन सिंड्रोम पहला है, अगला है क्लाइनफेल्टर और फिर है सिंड्रोम, और अगला है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कोशिका चक्र के भाग पे देख लेते हैं एक बार, है ना। तो इसमें तीन तरह के फेज़ होते हैं, पहला है G1, फिर S चरण है और फिर G2 है, ठीक है। तो यही है, थोड़ा बहुत देख लो। हम देख लेते हैं S, फिर M लास्ट में होता है, M वाला यूज़ में इंपॉर्टेंट है, इसमें तो समसूत्रण चरण होता है ये। इस चरण में कोशिका और केंद्रक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म विभाजन शामिल होता है, ठीक है, ये देख लो। उसके बाद है पूर्वावस्था, तो इसमें केंद्रक विभाजन देखेंगे। फिर केंद्रक विभाजन में चार व्यवस्थाएं होती है, पहली पूर्वा, दूसरी मध्या, तीसरी पश्चा और अगली अंत्या, ठीक है। तो पूर्वावस्था में क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं संगठित होकर, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आप सबको, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइन में आ जाएंगे मध्यावस्था में, मध्य भाग में एक रेखा में संरेखित हो जाएंगे। फिर पश्चावस्था में क्या होगा, समान जो गुणसूत्र है वो क्या आएंगे, अलग अलग ध्रुवों पर, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। फिर अंत्यावस्था में दो नए केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, फिर दो संतति में बढ़ जाएंगे तो दो केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है। फिर आ गया, एक चीज़ होती है डीएनए प्रतिकृति, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के हिसाब से, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड होता है फास्फेट, डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजन बेस।
3 प्रकार का होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसमें अब न्यूक्लियोटाइड में दो चीज़ें होती है, गुआनिन और एडेनिन। तो गुआनिन इसमें साइटोसिन का होता है, एडेनिन थाइमिन का होता है। इसके ऊपर वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लेना। डीएनए प्रतिकृति क्या होती है? डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन से पहले डीएनए की एक सटीक प्रतिलिपि बनाती है, यानी कि डीएनए को तोड़ देती है 2 पार्ट्स में। यह सुनिश्चित करता है कि नई कोशिका को समान आनुवंशिक जानकारी प्राप्त हो। यानी कि डीएनए की एक से डीएनए दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो उसके लिए उसका समान होना ज़रूरी है। तो वो 2 बराबर भागों में डीएनए को तोड़ देगा, रेप्लिकेट करेगा 2 बार। फिर आ गया जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम। देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हेलिकेस, कुंडल खोलने और प्रकीर्णन यानी एंजाइम है कुंडल खोलने वाला। कुंडल यानी कि ये जो चैन से बना हुआ है ना कुंडल, इसको खोलता है। और ये क्या होता है, द्विरज्जुक डीएनए को खोलता है और अविभाजित करता है, ठीक है। फिर अगला होता है टोपोसोमरेस, ये एंजाइम डीएनए को उलझने से रोकता है, यानी कि जब ज़्यादा कुंडली नहीं बने इसके लिए अतिकुंडलन से बचाव करता है। फिर आ गया डीएनए प्राइमेस, ये क्या होता है, ये एंजाइम डीएनए प्रतिकृति को प्रारंभ करता है, नए रज्जुक उत्पादित होते हैं इसमें, ठीक है। फिर आ गया डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या होता है, ये एंजाइम कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका में डीएनए की मात्रा को दुगना कर देता है, जिससे क्या होता है, वो जनक से संतति में भी आ जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ गया डीएनए लाइगेज होता है, ये क्या होता है, डीएनए रज्जुक होता है ना, उसको आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान कर। भाई तोड़ कौन रहा था, खोल रहा था, या फिर कौन कर रहा था, हेलिकेज कर रहा था, यानी डीएनए को खोलने का काम, ठीक है। और तो जोड़ने का काम किसका है, लाइगेज का, ठीक है। फिर एक चीज़ आ गई अर्ध संरक्षी डीएनए प्रतिकृति। अर्ध संरक्षी, यह डीएनए के द्विगुणन की प्रक्रिया है। द्विगुणन यानी 2 गुना, यानी कि दोनों में उलझा हुआ रहता है ना उस आकृति का, जिसके द्वारा 2 नए द्विरज्जुक डीएनए अणु बनते हैं। इनमें प्रत्येक में एक मूल रज्जुक और एक नया रज्जुक होता है, ठीक है। ये रहा। अब देखो ये तो एकल रज्जुक है और ये डीएनए रज्जु है, डीएनए क्षारक है, दोनों अलग अलग है। अब देखो आरएनए का भी अलग सीन होता है। आरएनए में क्या होता है, 2 चीज़ होती है, एडेनिन और गुआनिन इसमें भी होती है। इसमें एडेनिन यूरेसिल होता है और गुआनिन साइटोसिन होता है, ये याद रखने की चीज़ है, ध्यान रखना इसको। फिर है अंतःकोशिका वर्सेस बाह्य कोशिका, ध्यान रखना इसको। अब देखते हैं क्या क्या होती है। अंतःकोशिकता क्या होती है, कोशिकता है, कोशिका नहीं है, ध्यान रखना। कोशिकता क्या होती है कि अंतःकोशिकता सक्रिय परिवहन का एक प्रकार है, जिसमें कोशिका बाहरी पदार्थों को निगल लेती है और उन्हें अंदर लाने के लिए पुट्टिका बनाती है, ठीक है। बाहरी पदार्थ निगल लेगी और अंदर बनाने के लिए एक पुट्टिका बना देगी। इसमें कोशिका भक्षण होता है पहले तो, यानी फैगोसाइटोसिस। फिर पायन होता है, पिनोसाइटोसिस जैसी प्रक्रिया शामिल होती है ना। और इसका जीता जागता उदाहरण है अमीबा। अमीबा क्या करता है, अमीबा का मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें एग्जाम्पल है, उसको ले लेता हूँ मैं। ये रहा अमीबा क्या करता है, कोई भी खाद्य कण इसको दिखा, इसने क्या ले लिया, इसको अपने भक्षण में ले लिया, फिर इसको यहाँ पे अंदर ले गया खाद्य कण को। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इसका क्या कर लिया, अवशोषण कर रहा है धीरे धीरे। अवशोषण करने के बाद में स्वांगीकरण कर रहा है चौथे में करने के बाद इसको क्या करता है, बहिक्षेपण यानी बाहर निकाल देता है, ध्यान रखना ये बात है ना। तो ये तो अंतः कोशिकता में होता है। बाह्य कोशिकता क्या होती है, एक कोशिकीय प्रक्रिया है जहाँ कोशिका पुट्टिका का उपयोग करके अणुओं को कोशिका के बाहर भेजती है, जो कोशिका के साथ जुड़ जाती है और अपनी सामग्री को बाह्य कोशिका स्थान में छोड़ देती है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या, इसे कोशिका वमन के रूप में भी जाना जाता है। वमित कण अंतःकोशिकता से बचे हुए पाच्य अवशेष होते हैं, एंजाइम और हार्मोन होते हैं उनके, जो बॉडी के अंदर काम करते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अंत अमीबा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक कोशिका कंकाल किसे बोलते हैं, कोशिका कंकाल कोशिका को संरचनात्मक सहारा प्रदान करने में मदद करती है, ठीक है, कोशिका कंकाल। फिर है, और ये क्या होती है, गति में भी मदद करती है। कोशिका का एक तरीके से बोलते हैं कि उसका बेस है, ये बैकबोन मान सकते हैं इसको, ठीक है। फिर तारककाय चीज़ क्या होती है, तारककाय होती है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी एमटीओसी होती है। एमटीओसी से जानता हूँ मैं तो इसको, एमटीओसी में माइक्रोट्यूब्यूल होती है ये, है ना, जाना जाता है। कोशिका विभाजन और संरचना को नियंत्रित करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन को और संरचना को। सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होता है, लंबी लंबी पाइप की नलियाँ होती है ना, वैसा होता है ये। और कोशिका संरचना गति और विभाजन के लिए आवश्यक होता है। 9+0 के प्रारूप में व्यवस्थित होता है, बेलनाकार संरचना होती है इसकी, नली जैसी, सूक्ष्म नलिकाएँ टाइप। अब सूक्ष्म नलिकाएँ होती क्या हैं वो देख लेते हैं। सूक्ष्म नलिकाएँ खोखली बेलनाकार संरचनाएँ होती है ना, जो कौन सी, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, कोशिका कंकाल का हिस्सा बनती है, संरचनात्मक आधार प्रदान करती है, कोशिका की गति को सुगम बनाती है और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विभाजन में, ठीक है।
अब देखो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, काफ़ी आए हैं वो, पहले एनटीपीसी में भी आया था इसमें भी क्वेश्चन, तो देख लो। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिकाएँ क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं। जंतु कोशिका में आप एक बार इसको देख लीजिए। एक अंतर तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक डिफरेंस तो, कि जंतु कोशिका में झिल्ली होती है, पादप कोशिका में भित्ति भी होती है। तो जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती है, सिंपल डिफरेंस सबसे पहला। फिर इसमें देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक उपस्थित होता है, किसमें? पादप कोशिका में हरित लवक होता है, क्योंकि क्या होता है, क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बना लें, तो इसमें हरित लवक मस्ट है, तो इसमें होता है, और जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आकार में आयताकार है, देखो पादप कोशिका आकार में आयताकार है, जंतु कोशिका गोल टाइप होती है थोड़ी, अंडाकार। फिर है रिक्तिकाएँ किसमें बड़ी होती है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ बड़ी होती है थोड़ी, देखो, और सूत्रकणिका रिक्तिका टाइप, और इसमें छोटी होती है थोड़ी, किसमें? जंतु कोशिकाओं में, ठीक है। और अनियमित और गोल भी होती हैं। लवक उपस्थित होते हैं किसमें? पादप में। लवक होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, उनके हिसाब से वर्ण वो मिलता है, रंग मिलता है। जैसे टमाटर किससे मिलता है? लाइकोपीन से। जैंथाफिल से क्या मिलता है? नारंगी में पीला, ठीक है, तो याद रखना। फिर और जो इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं हमारे जंतु वाले में, क्योंकि हमारा कोई रंग नहीं होता है, सब सेम होती है, सारी कोशिकाएं सेम कलर्स। सूत्रकणिका की संख्या यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम किस में होती है? पादप कोशिका में, देखो कम दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं, और जंतु कोशिका में दिख 3 रहे, लेकिन होते ज़्यादा है, इन्होंने बताया नहीं है चित्र में। सूत्रकणिका की संख्या अधिक होती है किसमें? जंतु में, ठीक है। फिर आरक्षित खाद्य पदार्थ, स्टार्च का किसका है? स्टार्च अम्बंड किसका है? पादप का। और ग्लाइकोजन किसका है? जंतु का, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। 7 दिन तक, जैसे अगर आप खाना नहीं खा रहे तो 7 दिन तक काम कैसे चलेगा आपका? ग्लाइकोजन से चलेगा, क्योंकि वो संचित हो जाता है बॉडी में। ऐसे ही पादपों में क्या संचित होता है? पादप 7 दिन तक कैसे जीवित रहता होगा? अगर उसको धूप ना मिले तो कैसे रहेगा? स्टार्च से, स्टार्च के रूप में संचित कर लेता है भोजन को, ठीक है। तो आज अपनी क्लास हो चुकी है, तो गाइस क्लास कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्लास में, या फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए बहुत सॉरी। एंड आपको अगर मुझे कोई भी सजेशन देना है कि मैं ये चीज़ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो आप मेरे को ज़रूर बताना। और ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए, कोई पर्सनल मेरा रिवेन्यू के लिए नहीं है। एंड मैंने खुद ने रीडिंग की, खुद ने समझ के पढ़ा, तो मैंने आपको सोचा आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी। और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा जो एसएससी के लिए हेल्पफुल है। मेन टारगेट है कि पढ़ना उस तरीके से कि रैंक लेवल का पढ़ना है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इसको शेयर कर लेना अपने जितने भी दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। एंड चलो बाय, आज की क्लास ओवर।